starting chemistry from chapter 1. Chapter 1, and the name of the chapter is some basics of chemistry, some basic concepts of chemistry or some basics of chemistry. So this is the name of chapter. So in this chapter we will discuss the concepts related to basics of chemistry, so children, the first is what is chemistry? Chemistry क्या है? What is chemistry? तो chemistry is a study of elements, its properties, elements and its properties, also compounds of elements, and their properties plus uses. So the chemistry branch of science, chemistry, deals with study of elements and their properties plus different type of compounds which are made up of elements and their properties and uses. Okay, so all the chemical word, हमारे चारों जो भी chemical word present है, जो भी substance present है रसायन केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सभी हम स्टडी करते हैं इन दिस ब्रांच. तो मेनली जो हम सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं उनको हम नेम देते हैं एलिमेंट्स, है ना. और केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे. एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्लस हम कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स से जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं उनको स्टडी करेंगे, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड उनके यूजेस. तो ये ब्रांच हो गई केमिस्ट्री. नाउ ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 मेन सब ब्रांचेस, एंड दीज 3 मेन सब ब्रांचेस आर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. ये 3 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की मेनली, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. तो फिजिकल में जो हम स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट जो है, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो पोर्शन है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है चिल्ड्रन. तो जितने भी लॉज हैं, जितने भी हाइपोथेसिस हैं, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, उनका डेरिवेशन और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वो सभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. जो सेकेंड ब्रांच है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट एलिमेंट्स, उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और इन डिफरेंट एलिमेंट्स से बनने वाले कंपाउंड्स का प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. उसके बाद आते हैं लास्ट केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और ये जो केमिस्ट्री का ब्रांच है, ये इसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना. और कार्बन के वो कंपाउंड्स जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं. ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, बट रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म. सो
वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं। और सभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। तो इसलिए सिंपली हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी फॉर्मेशन में और उनकी बॉडी के अंदर होने वाली डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्ट करते हैं। उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है तो CO2 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या CS2 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बन डाइसल्फाइड। ये कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए क्योंकि इनमें भी कार्बन प्रेजेंट है। बट चिल्ड्रन, कार्बन के सभी कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर नहीं आते हैं। ये जो दो कंपाउंड मैं आपके लिए सामने लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। ठीक है चिल्ड्रन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या स्पेशल होता है? एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होगा, ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होगा, जैसे कि CH3COOH, जैसे कि CH4, जैसे कि C2H2, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। बट ये जो दो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं इनमें कार्बन प्रेजेंट है बट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नहीं है। तो इन कंपाउंड्स में और इन कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो चिल्ड्रन, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। एंड जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफाइड 3D स्ट्रक्चर होता है, वो एक 3D एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में जो 3D स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड्स का, वो ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होता है। ठीक है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो होता है कार्बन एटम्स का 3D स्पेस में, उसकी वजह से स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के एटम्स का स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे कि इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है ना, ये सभी जो एटम्स हैं ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में केवल कार्बन एटम्स का स्पेसिफिक अरेंजमेंट ही कंपाउंड के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो एटम्स हैं वो पैसिवली प्रेजेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे कंपाउंड हैं, जैसे कि ये कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर कार्बन के अलावा ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो भी इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। यानी कार्बन एटम अकेला यहाँ पर इस CO2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स, कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं वो भी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड जो हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम रूल्स एंड हाइपोथेसिस पर बेस्ड जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के डेरिवेशन, उन सबको स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इन शॉर्ट यू कैन से न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इन फिजिकल केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अलावा, मेनली कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के डिफरेंट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उनका प्रिपरेशन, फॉर्मेशन, ये सब हम यहाँ स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को करते हैं। ठीक है। उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, वो सब हम यहाँ करते हैं। ये तो 3 मेन ब्रांचेस हो गई केमिस्ट्री की चिल्ड्रन।
इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस आ चुकी हैं जिन्हें हम अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट कहते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में बहुत सारी नई ब्रांचेस ऐड हो चुकी हैं। तो केमिस्ट्री जो है ना एक ऐसा साइंस का फील्ड बन चुका है जिसमें अगर आप फ्यूचर के लिए आप जाना चाहते हो कि अपने आप को आप आगे बढ़ाना चाहते हो केमिस्ट्री के फील्ड में, तो आपके लिए बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आप केमिस्ट्री के साथ ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन मेन फील्ड हो गए। आप आगे पीजी कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ये तो कुछ रूटीन वेज हो गए, लेकिन कुछ ऐसी भी ब्रांचेस हैं इसकी जो अप्लाइड केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे कि चिल्ड्रन, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रिलेटेड टू इंडस्ट्री, है ना। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इस केमिस्ट्री ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को जिनको हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया ना। ये सभी जो चीज़ें हैं, सीमेंट है, ग्लास है, इन सभी का हम प्रिपरेशन लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चिल्ड्रन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग और भी चीज़ें स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ बूट पॉलिश है ना। लार्ज स्केल पे अगर आप बूट पॉलिश बनाना चाहते हैं तो हम उसको स्टडी करेंगे कहाँ पर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। प्रिपरेशन ऑफ जैम एंड जेलीज है, जैम एंड जेली का प्रिपरेशन भी यहाँ आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो इज़ अ वेरी गुड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। और बहुत सारी चीज़ें जो लार्ज स्केल पर बनाते हैं हम लोग, उसका हम स्टडी यहाँ करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके अलावा चिल्ड्रन नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, उनका डिफरेंट क्रॉप्स पर इफेक्ट क्या होगा, प्लस उन फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन, उनका यूज़ कैसे करना है, उनके ड्रॉबैक्स और उनके बेनिफिट्स, ये सभी हम यहाँ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, है ना, उनका कंपोजिशन, उनकी प्रिपरेशन, उनका यूज़, उनके डिसएडवांटेजेस, उनके एडवांटेजेस, वो सब एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है उसमें उसको हम कहते हैं सॉइल केमिस्ट्री। और ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड है विद एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री। तो सॉइल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है सॉइल केमिस्ट्री, इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि सॉइल का जो कंडीशन है, केमिकल कंडीशन, वो कैसा है। सॉइल इज़ ऑफ एल्कलाइन टाइप और एसिडिक टाइप। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स या सॉल्ट्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल में और उनका क्या कंपोजिशन है, और उस बेसिस पर कौन सी क्रॉप हम उस पर्टिकुलर सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये सारा स्टडी करते हैं हम सॉइल केमिस्ट्री में। ठीक है चिल्ड्रन, इसके अलावा नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री में जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये जो केमिस्ट्री ब्रांच है इसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस, उसका कंपोजिशन, उसकी रिएक्शंस, है ना, ये सभी कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में रेडियो एक्टिविटी भी आता है चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न भी इसी जगह आता है, इसी ब्रांच में आता है। तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस में कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, है ना, ये सब कुछ यहाँ आएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा चिल्ड्रन स्पेस केमिस्ट्री है। स्पेस केमिस्ट्री, स्पेस केमिस्ट्री नेम से इंडिकेट हो रहा है। स्पेस केमिस्ट्री में हम स्पेस में जाने वाले जो डिफरेंट रॉकेट्स हैं, सुपरसोनिक रॉकेट्स, उनका फ्यूल कैसे बनाना है, तो टाइप ऑफ फ्यूल्स का स्टडी, कंपोजिशन ऑफ फ्यूल्स का स्टडी,
उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस का स्टडी, है ना, स्पेस का जो सराउंडिंग है, स्पेस का जो कंपोजिशन है उसकी स्टडी, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ स्पेस केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ medicines, their composition, their effect on the body, their side effects, all these things are included in pharmaceutical chemistry. So children, the branch of chemistry, जो साइंस का ब्रांच है केमिस्ट्री, ये बहुत ही रिच ब्रांच है। और अगर आप इन फ्यूचर आप इसमें अपने फील्ड को देखना चाहते हो, अपने आप को देखना चाहते हो ना, तो आप कोई सा भी फील्ड, केमिस्ट्री का कोई सा भी एक पर्टिकुलर फील्ड आप अपनी पीजी में ऑप्ट कर सकते हो और आगे आप एक अच्छा अर्निंग अपने आप को दे सकते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री जो है ना, फ्यूचर को बेस करके अगर आप लेके चल रहे हो आगे, तो योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू वेरी ब्राइट इन कमिंग डेज चिल्ड्रन। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देन चिल्ड्रन, इसमें बहुत कुछ ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी दे रखे हैं जो आपके लिए उतनी यूज़फुल नहीं है। वो जनरल केमिस्ट्री के एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट वर्ल्ड के पार्ट हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम मेनली वो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद चिल्ड्रन, टर्म आता है सब्सटेंस और मैटर। सब्सटेंस और मैटर। सब्सटेंस, तो सब्सटेंस आपको पता है कि substance which are having mass and occupying space, those objects are known as substance. Okay, तो ऐसा कुछ भी चिल्ड्रन जिनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस की जो है ना 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। मेन 3 फिजिकल स्टेट्स आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फिजिकल स्टेट हैं किसी सब्सटेंस या मैटर की। तो सब्सटेंस या मैटर क्या होता है? ऐसा कुछ भी जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो सब्सटेंस कहलाएगा। उसकी 3 फॉर्म्स है सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको पता है सॉलिड जो होते हैं, इनका सॉलिड्स का जो वॉल्यूम एंड शेप दोनों डिफाइंड होता है, दोनों डेफिनिट होता है। वॉल्यूम एंड शेप, बोथ दीज 2 थिंग्स आर डेफिनिट इन द केस ऑफ सॉलिड, बट इन लिक्विड वॉल्यूम इज डेफिनिट बट शेप इज indefinite. Shape is indefinite. Volume is definite but shape is indefinite children. तो शेप जो है ना वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड सब्सटेंसेस का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड्स में जो है ना वॉल्यूम एंड शेप दोनों डेफिनेट होता है, दोनों फिक्स होता है। एंड लिक्विड के केस में वॉल्यूम तो डेफिनेट है, फिक्स्ड है, बट शेप इज इनडेफिनेट, शेप डेफिनेट नहीं होता है। गैसेस के केस में क्या होता है चिल्ड्रन? वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं, दोनों ही इनडेफिनेट होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनेट होते हैं। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सब्सटेंस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का वॉल्यूम एंड शेप दोनों डेफिनेट होता है, लिक्विड्स में वॉल्यूम एंड शेप दोनों होते हैं, और वॉल्यूम जो है ना वो डेफिनेट होता है, शेप इनडेफिनेट होता है। एंड गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट है और शेप भी क्या है? इनडेफिनेट है, ठीक है चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें
तो क्या होगा कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है जिसका शेप ऐसा है, ये आपके पास सॉलिड है जिसका शेप ऐसा है, तो इसका ये शेप ऐसा ही रहेगा। आप इसको कहीं भी किसी भी शेप के कंटेनर में किसी भी कंडीशन में रख दो, ये इसका शेप ऐसा ही रहेगा, है ना। मान लीजिए हमने इसको एक बीकर में डाल दिया, बीकर ये है बीकर, और इसमें हमने इसको डाल दिया, तो अब भी इसका शेप यही रहने वाला है ना। इसके शेप पर या इसके वॉल्यूम पर बीकर के शेप या वॉल्यूम का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। चिल्ड्रन, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं लिक्विड के लिए। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है ना, वॉल्यूम डेफिनेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, सपोज वाटर, वाटर के आपके पास 2 लीटर है। तो वाटर जो है ना वो आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, वो 2 लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर आपने 2 लीटर वॉल्यूम को 2 लीटर वॉल्यूम वाटर को इस बीकर में रखा, इस बीकर में रखा, और एक पॉट ऐसा है, और इन सभी पॉट का वॉल्यूम जो है ना वो 2 लीटर है। तो जब आप 2 लीटर वाटर यहाँ पोर करोगे तो उसका शेप जो है ना ऐसा हो जाएगा जैसा इस कंटेनर का शेप है। जब आप 2 लीटर वाटर यहाँ पोर करोगे तो उसका शेप वाटर का ऐसा हो जाएगा इस कंटेनर की तरह, और यहाँ पोर करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो लिक्विड जो वाटर है उसका शेप डेफिनेट नहीं है, बट वॉल्यूम फिक्स है। यहाँ भी वो 2 लीटर है, यहाँ भी वो 2 लीटर है, यहाँ भी वो 2 लीटर है। ठीक है चिल्ड्रन। अब आते हैं गैसेस के केस में। गैसेस के केस में क्या होता है चिल्ड्रन, मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, जिसको आपने इस कंटेनर में क्लोज कर रखा हुआ, और सपोज करिए वो 2 लीटर गैस है आपके पास, कोई भी गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो 2 लीटर है आपके पास। अब आपके पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 3 लीटर है, इसका वॉल्यूम 8 लीटर है, और इसका वॉल्यूम 10 लीटर है। तो आप देख रहे हो डिफरेंट शेप के कंटेनर्स हैं ये, ठीक है, डिफरेंट शेप के कंटेनर्स हैं। और हम ओपनिंग भी यहाँ दिखा देते हैं कि यहाँ से ओपन है, जहाँ से हम गैस को फिल करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप के कंटेनर्स हैं विद डिफरेंट वॉल्यूम्स। आपके पास 2 लीटर गैस यहाँ पर है, मान लीजिए O2 गैस है आपके पास 2 लीटर, जो इस पूरे गैस जार में भरी हुई है। और तो गैस जार का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, इसलिए गैस का वॉल्यूम भी क्या है, 2 लीटर है। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली है क्या, वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है, और जो कंटेनर का शेप है वही गैस का भी शेप है यहाँ पर। अब हमने इस गैस को यहाँ पोर किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, और इसको हमने बंद कर दिया। अब जो गैस 2 लीटर यहाँ थी उसका वॉल्यूम यहाँ पर 3 लीटर हो गया चिल्ड्रन, और उसका शेप ये हो गया, ठीक है। उसने यहाँ की गैस जब यहाँ आई तो उसने अपना वॉल्यूम चेंज किया प्लस अपना शेप भी चेंज कर लिया। अब हमने क्या किया, इस गैस को 2 लीटर जो गैस यहाँ थी जिसे हम यहाँ से यहाँ लाए, जो 3 लीटर हो गई थी, अब हम उसे यहाँ से यहाँ भरेंगे, और भरने के बाद बंद कर देंगे। तो अब गैस का वॉल्यूम जो था हो जाएगा वो 8 लीटर हो जाएगा, उसका शेप ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और हमने कंटेनर को बंद कर दिया। तो अब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा, और उसका शेप ये हो जाएगा चिल्ड्रन। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रहा है कंटेनर के वॉल्यूम के साथ, और प्लस गैस का शेप भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर। तो यही डिफरेंस है इन तीनों फिजिकल स्टेट्स का। सॉलिड जो है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप भी डेफिनेट होता है। लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट है, लेकिन शेप कैसा है चिल्ड्रन, इनडेफिनेट है। एंड गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट है, और शेप भी कैसा है, इनडेफिनेट है, ठीक है चिल्ड्रन। और इस प्रॉपर्टीज़ का जो डिफरेंस है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच का, उसका बेसिक रीज़न है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना।
तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं और इसीलिए उनका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। वॉल्यूम एक दूसरे के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम और शेप क्या है, फिक्स है सॉलिड्स का। लिक्विड के केस में क्या होता है चिल्ड्रन कि एक वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में दूसरा मॉलिक्यूल एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही रहता है ना। तो यहाँ पर जो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, वो यहाँ से कम है ना। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री मूवमेंट शो करेगा, बट ये कभी भी इसको पूरी तरह से छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्री मूवमेंट शो कर सकते हैं और इसीलिए लिक्विड का शेप जो है वो इनडेफिनिट हो जाता है, बट वॉल्यूम कैसा रहता है, डेफिनिट रहता है। ठीक है चिल्ड्रन। बट गैसेस के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निग्लिजिबल होता है, इसलिए एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में दूसरा मॉलिक्यूल कहीं भी मूव कर सकता है और इसीलिए हम इनको किसी भी कंटेनर में रखते हैं किसी गैस को, तो वो गैस जो है ना वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसा मूवमेंट शो कर रहे हैं, फ्री मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो कितना भी बड़ा वॉल्यूम क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। तो इसलिए ये कंडीशंस में चेंज आता है फिजिकल स्टेट्स में। तो चिल्ड्रन ये जो था ये सब्सटेंस का फिजिकल क्लासिफिकेशन था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सब्सटेंस का फिजिकल क्लासिफिकेशन था ये। और इसी तरह से हम एलिमेंट्स का भी फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एलिमेंट्स चिल्ड्रन, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो है ना ये प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। ओके, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है ना उनकी भी 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे एलिमेंट्स जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं उन्हें हम सॉलिड एलिमेंट्स कहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं उन्हें लिक्विड एलिमेंट्स कहते हैं, और जो गैसेस फॉर्म में मिलते हैं उन्हें हम गैसियस एलिमेंट्स कहते हैं। चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड एलिमेंट्स जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि सोडियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि पोटेशियम, ये सभी सॉलिड एलिमेंट्स हैं। लिक्विड एलिमेंट्स जैसे कि मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है, जैसे कि ब्रोमीन, ये लिक्विड एलिमेंट्स हैं चिल्ड्रन। गैसेस एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट्स की भी 3 फिजिकल स्टेट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स का फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये वो एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पर, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और ये गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने एग्जांपल्स दे दिए यहाँ पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके चिल्ड्रन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।